Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths lectures. बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने ना सिर्फ डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसेस को समझा प्रीवियस वीडियोस के अंदर, बल्कि टॉपिक नंबर 1 यानी कि जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी को समझ के उसके क्वेश्चंस भी काफी सारे सॉल्व करे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेशतर पेपर में पूछे जाते हैं और आपकी बुक में गिवन थे। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक अपना कंप्लीट करा जो कि जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर द एपी था, एंड देन उसके क्वेश्चंस करे और एचपी वाले क्वेश्चंस भी करे जो कि जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर एपी से ही लिंक होते हैं। अब हम आज अपने दूसरे टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है हमारे पास जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर द जीपी। जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर द जीपी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पेपर में अगेन इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस बेतहाशा बार आते हैं। और अगर फर्दर हमें सीक्वेंस एंड सीरीज को समझना तो ये बेसिक टॉपिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। हमारा क्या टॉपिक नेम है अब? जीपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बजाते खुद होता क्या है, तो भाई आपके जहन में, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप तरीके से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा सर एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर ये एक ऐसा सीक्वेंस जो कि आपको एक फिक्स नंबर के मल्टीप्लाई करवाने पे मिले, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सर एक ऐसा सीक्वेंस जो कि एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर आए, उसका नाम क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो सर इसका जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? बहुत आसान सा है, Tn इज इक्वल टू AR n की पावर -1। क्या जनरल फॉर्मूला होता है इसका बेटा? Tn इज इक्वल टू AR n माइनस AR की पावर n-1। अच्छा बेटा ये n-1 जो ये R की पावर है, तो क्या फॉर्मूला है आपके पास जनरल टर्म फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। तो आइए इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्मूले में जो आ रही है। भाई Tn क्या होता है बहुत दफा बता चुका हूं, लास्ट टर्म भी कहते हैं इसे जनरल टर्म भी कहते हैं और इसे NTH टर्म भी कहते हैं, जो कि हम वीडियोस में देखते आए अभी तक। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, बहुत बार डिस्कस कर लिया। कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन है, उसको जो पहला लफ्ज होगा, पहला नंबर होगा, पहला वेरिएबल होगा, पहली टर्म होगी, वो फर्स्ट टर्म जो होगी वो ए होती है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने उस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म एग्जिस्ट कर रही है, वो एन होता है। आर क्या होगा? यहाँ पे कॉमन रेशियो, यानी कि वो फिक्स नंबर जिससे मल्टीप्लाई करवाने के ऊपर आपको पूरा सीक्वेंस मिल रहा है, जो जीपी को फॉर्म कर रहा है, वो आर क्या होगा? कॉमन रेशियो। क्या होता है भाई? तो यानी कि जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है हमारे पास जीपी का? Tn इज इक्वल टू AR n-1। सर कोई एग्जांपल दे दें। सर एग्जांपल देंगे तो बात थोड़ी समझ में आ जाएगी, क्यों नहीं बेटा? आइए आपको एग्जांपल से बात समझाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32 मेरे पास एक सीक्वेंस आ गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल में तमाम वैल्यू को समझना चाह रहा हूं, तो भाई ए क्या होता है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म क्या है यहां पे? वो ए होगा, क्या हो जाएगा? 2। अच्छा Tn क्या होता है? लास्ट टर्म। यहां पे लास्ट टर्म क्या आ रही है बेटा आपकी? 32। Tn क्या होता है? लास्ट टर्म, जनरल टर्म या फिर NTH टर्म। तो लास्ट टर्म क्या यहां पे हमारी? 32। अच्छा आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। मेरा बेटा आर कैसे निकालते हैं? अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ टर्म भी एक आ रहा है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है यहाँ पे? स्मॉल एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। और आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। आर कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको लास्ट की वीडियोस के अंदर, जब आपको मैंने जीपी या एबी एक्सप्लेन करा होगा, बताया होगा। नहीं बताया कोई मसले की बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। स्मॉल आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। भाई कॉमन डिफरेंस निकालने का, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और मैंने एक और बात बहुत दफा रिपीट भी करी थी कि आर जो होगा थ्रू आउट द सीरीज कॉमन रेशियो आपका सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो थ्रू आउट देयर सीक्वेंस हमेशा सेम रहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, $1,000,000 बात है, $1,000,000 की। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं बार बार? इसके ऊपर बेटा पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस डिपेंड कर रहे होते हैं एमसीक्यूज के अंदर और एप्टीट्यूड साइड के ऊपर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आर जो होता है ये थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। यानी कि अगर स्टार्टिंग के दो नंबर्स के दरमियान आप कॉमन रेशियो निकालो, या लास्ट के दो नंबर्स के दरमियान कॉमन रेशियो निकालो, या बीच के दो नंबर्स के दरमियान कॉमन रेशियो निकालो, हमेशा आर की वैल्यू सेम आएगी, तो सीक्वेंस जीपी का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर ले लेता हूं पहले दो नंबर्स के दरमियान, तो भाई आर होता क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है? 2। तो आर की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2।
तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2। अब मुझे फॉर एग्जांपल एतबार नहीं है, मुझे अपने आप पे एतबार नहीं है, मैं कहता हूं यार मैं चेक करना चाह रहा हूं आया ये सीक्वेंस वाकई जीपी का है, तो आर लास्ट के दो टर्म से भी निकाल लेता हूं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो अब सेकंड टर्म ये बन गई, फर्स्ट टर्म ये बन गई, तो आर क्या आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय 16, 16 1 16, 16 2 32, तो आर की वैल्यू अगेन क्या आ गई, 2। मुझे अभी भी फॉर एग्जांपल एतबार नहीं हुआ, मैं इन दो नंबर्स के ऊपर आर निकाल लेता हूं। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 16 डिवाइड बाय 8, 8 2 16, देखो 2 ही आएगा। इन दो टर्म से भी निकाल के चेक कर लो, 8 डिवाइड बाय 4, फिर भी 2 ही आएगा। तो अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी जीपी की सीरीज है, कॉमन रेशो सॉरी, अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन रेशो सेम होगा तो आपकी जीपी की सीरीज है। अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो फिर एपी की सीरीज है। ये बात याद रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या कहता है, टीएन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। टीएन क्या होता है मेरा बेटा, लास्ट टर्म। आर क्या होता है आपके पास, कॉमन रेशो। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एंड व्हाट इज एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। हमने तमाम की तमाम बातें डिस्कस कर ली और मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एपी के अंदर और जीपी के अंदर क्या बताया कि भाई कॉमन डिफरेंस हो या कॉमन रेशो हो, अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होगा तभी इधर ईपी होगा या इधर जीपी होगा। ये बात आपको अपने जहन में बहुत जरूरी रखनी है, मैं पहले बता रहा हूँ, $1 मिलियन की बात है। आइए अब जरा एक और टॉपिक समझ लेते हैं जीपी से लिंक। जिस तरह मैंने आपको आसान तरीके से टर्म्स इन फॉर्म ऑफ एपी पढ़ना बता दिया था, तो आइए आपको टर्म्स इन फॉर्म ऑफ जीपी पढ़ना भी बता देता हूँ, मसले की बात नहीं है। यानी कि कभी भी आपके पास अगर लिखा हुआ हो T1, तो T1 को किस तरीके से ओपन किया करोगे। देखो मेरा बेटा कोई मसले की बात नहीं है, आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। यहां पे जो n है वो ये n है। तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को आप कैसे ओपन करोगे, जनरल फॉर्मूला के अंदर n आ रहा है, वन डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये ए आर एन की जगह पे वन आ जाएगा, वन माइनस वन। किसी भी टर्म की पावर जीरो आ जाए तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो T1 का आंसर क्या होता है, ए होता है। T2 का आंसर क्या होगा, ए आर होगा। T2 का आंसर क्या होगा, एक ए आर होगा, एक कम हमेशा। T3 का आंसर क्या होगा आपके पास, हमेशा एक कम ए आर स्क्वायर होता है। T4 का आंसर क्या होगा, एक कम ए आर क्यूब होगा। मैं आपको फॉर्मूला ओपन करना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से फॉर्मूला आसानी से ओपन कर सकते हो। इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको एपी के अंदर जल्दी जल्दी टर्म्स को याद करना सिखाया है कि T15 क्या होगा, a प्लस 14d एपी के अंदर। तो जीपी के अंदर भी एक आपको जल्दी जल्दी अगर मैं टर्म्स जीपी के अंदर आपको याद करना सिखा दूं तो एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए याद रखें कि भाई हमेशा टर्म जो ओपन होती है वो एक कम पे ओपन होगी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है n माइनस वन, तो हमेशा एक कम हो जाएगा भाई। अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताओ T5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, AR4। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताओ T19 की वैल्यू क्या होगी, एक कम करके बता दो, क्या हो जाएगा, AR18। और अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आता सर ये T19 की वैल्यू AR18 कैसे आ रही है, ये T5 की वैल्यू AR की पावर 4 कैसे आ रही है, ये T4 की वैल्यू AR क्यूब कैसे आ रही है, तो भाई सिंपल तरीके से इनके फॉर्मूला में आप डाल लो। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है जीपी का, Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। तो भाई यहां पे जो भी नंबर है उसको n की जगह पे डाल दो, उसका नंबर, उस नंबर के ऊपर आंसर आ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल आपको अगर T5 निकालना है तो भाई n की जगह पे 5 डाल दो, क्योंकि यहां पे जो n है वो n ही तो है, यहां पे क्या हो जाएगा, ए आर 5 माइनस वन 4, तो T5 का आंसर क्या आ जाएगा, AR4। अगर मैं आपसे कहता हूं T20 की वैल्यू बताए, तो आप अब फॉर्मूला छोड़ दो, अब जल्दी जल्दी करना है ना बेटा, क्वेश्चन जब कर रहे हो जल्दी जल्दी चाहिए होगा आपको नंबर, तो बार बार फॉर्मूले में थोड़ी डालोगे, तो आपको याद होना चाहिए क्या हो जाएगा, AR19। तो अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ T99 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी आपके पास, AR98। क्लियर है भाई, आई गेस सिंपल तरीके से क्लियर होगा। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताओ TP की वैल्यू, तो TP की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो ये जो 99 है किसकी जगह पे आएगा, n की जगह पे होगा ना, तो n माइनस वन हो जाएगा, 99 माइनस वन 98। या यहाँ पे जो 1 होता है बेसिकली n की जगह पे आ रहा होता है, तो अगर TP आ जाएगा तो क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, P माइनस वन बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ TQ यानी कि Q टर्म मुझे बताओ, तो उसको कैसे जनरल टर्म फॉर्मूला के अंदर ओपन करोगे, उसको आप AR की पावर Q माइनस का वन। क्लियर है मेरा बेटा, हमने कोई मुश्किल बात नहीं करी, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को क्लियर करा कि भाई आप नॉर्मली किस तरीके से जीपी के अंदर टर्म्स को ओपन कर रहे होगे, उसके जनरल टर्म के अंदर बारी बारी डालकर। आपके पास जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू AR n माइनस वन। अगर T1 कह देगा, T2 कह देगा, T3 कह देगा, सिंपल तरीके से जनरल टर्म में डालकर उसको ओपन कर रहे होंगे। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बता दी कि बार बार जनरल टर्म फॉर्मूला को यूज करने के बजाय अपनी जिंदगी को आसान बनाए कि भाई n की जगह पे वैल्यू डाल के जब आप निकाल लो तो आंसर इजीली निकाल लो। अगर T4 बोलेगा तो एक कम का आंसर होगा, यानी कि अगर T4 है तो उसका आंसर क्या होगा, AR की पावर क्यूब। अगर T8 बोलेगा आप एक कम पे आंसर होगा,
क्या हो जाएगा T8 का आंसर, यानी कि 8 टर्म का आंसर AR की पावर 7। अगर T11 बोलेगा तो एक कम पे आंसर क्या हो जाएगा AR की पावर 10। अगर T5 बोलेगा तो क्या आंसर होगा AR की पावर 4। अगर T3 बोलेगा तो क्या आंसर होगा AR स्क्वायर। अगर T2 बोलेगा तो क्या आंसर होगा AR। अगर T1 बोलेगा तो सिंपल A होगा। यानी कि मैंने बहुत तरीके से आई गेस आपको शॉर्ट ट्रिक के जरिए भी क्लियर करवा दिया किस तरीके से आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं। आइए अब जरा जीपी के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, क्योंकि बहुत देर से हमारा वेट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन देख के आप अंदाजा हो जाना चाहिए। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 18 12 8 डैश 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 इज 5 12 डिवाइडेड बाय 729। मेरा बेटा मुझे क्वेश्चन देख के हमें अंदाजा साफ तौर पे हो रहा है कि भैया ये जो क्वेश्चन इसमें क्या निकालना है, विच टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो मेरा बेटा प्रॉपर तरीके के साथ अगर पेपर करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको बहुत तरीके से डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके 90 अबव मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे भाई। स्टेप्स के साथ करेंगे। क्या निकालना है पहले उस बात को लिख देते हैं। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा भाई, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब मुझे यानी कि मुझे n को फाइंड करना है, मुझे n फाइंड करना है। अब मुझे सीक्वेंस का गिवन है उसको एक बार लिख देता हूं। 18 12 8 डॉट 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 512 डिवाइडेड बाय 729। ये पर्टिकुलर मेरा सीक्वेंस आ रहा है। अब इस सीक्वेंस के अंदर a क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा बेटा 18। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टर्म हमारी क्या आ रही है, यानी कि tn की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 512 डिवाइडेड बाय 729। अच्छा, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो आर की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास। क्या होता है भाई, आर का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 18। क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 18। भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 2 6 और 2 8। आई गेस 2 डिवाइड बाय 3 आनी चाहिए। यस, अब चेक करिएगा 2 डिवाइड बाय 3 आ रही होगी हमारे पास। यानी कि हमें टीएन भी पता है, हमें ए की वैल्यू भी पता है और हमें आर की वैल्यू भी पता है। हमें क्या निकालना है बेटा, एन निकालना है। एन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। हमें तमाम की तमाम चीजें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि हमें टीएन भी गिवन है, हमें ए भी गिवन है, हमें आर भी गिवन है। सिर्फ सिंपल तरीके से हमें एन निकालना है। तो बेटा सिंपल तरीके जनरल टर्म फॉर्मुला खोल देंगे लास्ट टर्म के लिए, जनरल टर्म के लिए। तो क्या करेंगे, हमें लिख देंगे इस बात को, एज वी नो डेट जनरल टर्म फॉर्मूला इज Tn is equal to ARn-1। क्या है भाई फॉर्मूला, ARn-1। Tn की वैल्यू आपको क्या गिवन है, Tn की वैल्यू को हम पे पुट कर देंगे। क्या गिवन है बेटा, हमें लास्ट टर्म की वैल्यू, गिवन है 512 डिवाइडेड बाय 729। क्या गिवन है, 512 डिवाइडेड बाय 729 इक्वल टू का साइन। ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, हमें 18। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें 18। आर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 3। आर की वैल्यू क्या है बेटा 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू की पावर क्या है n-1। पावर क्या है मेरा बेटा हमारे पास n-1। अब देखो यहां पे मुझे क्या निकालना है, हमें n निकालना है। ये n जीपी के अंदर पावर में हुआ करेगा हमेशा। तो बेटा इसको फनकारी करके सॉल्व नहीं करना, तो करने का तरीका होगा भाई। देखो अभी आपको n पावर में, अभी इसको आप छेड़ नहीं सकते। तो पहले कोशिश करो अपनी इक्वेशन को हमेशा सिंप्लीफाई करने की। जीपी के क्वेश्चंस के अंदर n निकालना बच्चों का काम नहीं होगा, फनकारी नहीं करनी। बेसिक्स आपकी क्लियर मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, उसमें मसला आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश। ये 18 जो है यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 3 से क्या हो रहा है, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 512 डिवाइडेड बाय 729 इंटू 18 और इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर n-1। क्या आ जाएगा n-1। अब देखो 729 इंटू 18 के 512 से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लो, जो भी आपके पास सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म आ जाएगी वो आप निकाल लो। यानी कैलकुलेटर के अंदर इस पूरी टर्म को आप सिंप्लीफाई करवा दो। क्या हो जाएगा 512 डिवाइड बाय 729 इंटू 18। तो आपके पास सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में जो आंसर आ रहा होगा क्या आ रहा होगा 256 डिवाइडेड बाय 6561 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1। अब मैंने यहां पे आकर इस क्वेश्चन को स्टॉप करके आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अब इस क्वेश्चन को आपको फर्दर सॉल्व करना है। अच्छा, मैंने यहां पे क्या काम करा है, सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के अंदर अपनी वैल्यू इसको डालोगे तो आपके पास ये आंसर निकल के आ रहा होगा। अब आपको n की वैल्यू चाहिए। अब ये क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर तो आप अच्छा पढ़ने वाले बच्चों आपके पास समझ में आ जाएगी।
और अगर आपकी बेसिक्स क्लास 5 क्लास 7 की मैथ्स क्लियर नहीं है तो आप बोलोगे सर ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवा रहे आप? सर ये 3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवा रहे आप? हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, आपकी क्लास 5 की क्लास 7 की मैथ्स का पेपर फेल हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा इस पूरी टर्म के ऊपर पावर आ रही है। कभी भी किसी पूरी टर्म के ऊपर पावर आ रही होगी, ये टर्म मूव नहीं कर सकती, ये टर्म सॉल्व नहीं हो सकती अभी, जब तक इस पावर को रिमूव ना कर दिया जाए। तो भाई जीपी के क्वेश्चंस के अंदर पावर के अंदर एन होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पावर के अंदर होती है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो मुझे यहां पे कोई फनकारी करनी है। अब देखो यहां से मैं इस चीज को तो ओपन नहीं कर सकता, ये 2/3 को मैं ओपन नहीं कर सकता, यानी कि मुझे यहीं पे कुछ करना है। मुझे मैथ्स का एक बेसिक लॉ जरूर याद आ रहा है। वो मैथ्स का बेसिक लॉ क्या कहता है, अगर इक्वल टू के आमने सामने आपकी बेस सेम हो जाए तो आपकी पावर भी इक्वेट हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे पास मैथ्स के अंदर एक छोटा सा लॉ होता है, ये लॉ क्लास 6 क्लास 7 की मैथ्स का होता है कि भाई मतलब बचपन से बच्चा पढ़ते हुए आ रहा होता है, अगर इक्वल टू के आमने सामने वाली चीजें सेम हो जाएं तो उनकी पावर भी हमेशा इक्वेट हो जाएगी। तो 99% टाइम जीपी के क्वेश्चंस आप इसी पर्टिकुलर लॉ के ऊपर सॉल्व किया करोगे। सर आप क्या बात कर रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा कि आप लिख के बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा आपके पास आ रहा हो 9 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर 3, 9 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर 3, इक्वल टू के आमने सामने जब कभी बेसिस सेम हो जाती हैं तो आप उनकी पावर को आपस में इक्वेट कर लेते हो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। मेरी बात समझ में अब आ रही है? आई गेस समझ में आ रही होगी। अब मैंने क्या कहा कि जब कभी इक्वल टू के आमने सामने आपकी बेसिस सेम हो जाती है हमेशा पावर को इक्वेट करवा दो। मेरा बेटा एग्जांपल के जरिए इसलिए समझाता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो, सिंसियरिटी से पढ़ाता हूं कि आप भी सिंसियरिटी से पढ़ सको। काइंडली क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बात कही, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ्स के हैं कि भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। जीबी के क्वेश्चंस के अंदर चूंकि नंबर ऑफ टर्म जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, पावर के अंदर होती है, तो भाई पावर को आप छेड़छाड़ ऐसे नहीं कर सकते मुंह उठा के। पावर की छेड़छाड़ जो है ना करने के लिए बेसिक बच्चे की स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आपने सिंपल तरीके से सीक्वेंस से ए निकाल लिया, आर निकाल लिया, लास्ट टर्म निकाल ली और फॉर्मूले पुट कर दिया। क्वेश्चन जितना सिंपलीफाई होता है उसको उतना सिंपलीफाई कर दिया। अब ये फर्दर सिंपलीफाई इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पे इस 2/3 की पावर आ रही है n-1 और यहाँ पे 256 डिवाइडेड बाय 6561 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है। अब मैं हम देखूंगा कि आया 2 के टेबल में किसी नंबर के ऊपर 256 आता ही नहीं आता, और मैं यहां पे देखूंगा कि 3 के टेबल के अंदर 6561 किसी टेबल के ऊपर आता ही नहीं आता। आई गेस आता है कि अगर मैं आपसे कहूं 2 की किस पावर के ऊपर आपको 256 मिलेगा, आप बोलेंगे सर 2 की किस पावर के ऊपर? बेटा मैंने कहा 2 की किस पावर के ऊपर आपको 256 मिलेगा, यानी कि 2 का कौन सा मल्टीपल 256 होता है। 2 की पावर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। कैलकुलेटर के अंदर 2 की पावर 8 डाल के चेक कर लिएगा, आई गेस 2 की पावर 8 होगा 256। तो भाई क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास आ रहा होगा 2 की पावर 8 के ऊपर। तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। मेरा बेटा क्या होता है 2 की पावर 8, क्या होता है 2 की पावर 8, और 6561 क्या होता है 3 की पावर 8। तो इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद था 2/3, और इसकी पावर क्या आ रही है n-1, इसकी पावर क्या आ रही है n-1। मेरा बेटा दोनों टर्म्स के ऊपर चूंकि पावर एक ही आ रही है तो इस पावर को मैं एक ही बार बाहर निकाल के रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा पावर 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पावर n-1। यहाँ पे क्या आ गया 2/3 की पावर 8 इक्वल टू के बाद 2/3 की पावर n-1। अब देखो चूंकि इक्वल टू के आमने सामने बेसिस सेम हो गई है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, सिंपली इक्वेट हो जाएगी। तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा 8 के, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 9। आई गेस आप में से कुछ बच्चों को यहां से समझ में नहीं आया होगा, तो मेरा बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। भाई देखो अब जब आपको पावर को सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है आपको अपनी बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा। आपको जीपी के क्वेश्चंस के अंदर जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हुआ करेगी वो 99% टाइम इस पर्टिकुलर मैथ के बेसिक लॉ के ऊपर उसका आंसर निकला करेगा। यानी कि आप कोशिश किया करोगे इक्वल टू के आमने सामने वाली टर्म्स को सेम बनाने की, देन आप पावर को ताकि इक्वेट करवा सको। आई गेस अब मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या कहा, जब आप जीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे होंगे तब आपको अपनी नंबर ऑफ टर्म जब निकालनी हुआ करेगी, चूंकि वो पावर में आ रही हुआ करेगी और क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करवा सकते होंगे, तो आप 99% टाइम कोशिश ये किया करेंगे
अपनी बेसिस को सेम बनाने की, ताकि पावर को इक्वेट करवा सके, निकाल सके। और अगर आप में से किसी के जहन में आ रहा है सर ये बेसिस को सेम हर दफा ही बनाया करेंगे, बिल्कुल बेटा, अगर तो आप क्वेश्चन सही सॉल्व करते हुए जा रहे हुआ करेंगे तो हमेशा बेसिस सेम आपकी बनेगी। अब बेसिस सेम कैसे बनेगी, ये आपकी बेसिक मैथ्स पे डिपेंड करता है, या आपके कैलकुलेटर को यूज करने पे डिपेंड करता है। आपको कैलकुलेटर गिवन है मेरा बेटा, आप सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के जरिए हमेशा चेक किया करो कि भाई आपके आगे पीछे जो वैल्यूज गिवन है वो किस नंबर के ऊपर एक दूसरे की पावर बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे गिवन था 2/3, तो मैंने चेक कर लिया भाई ये 2 की कौन सी पावर 256 होता है, मैंने चेक कर लिया 3 की कौन सी पावर 6561 होता है, और इन दोनों का पावर्स का एक ही होना शर्त है भाई, ऊपर जो पावर होगी नीचे वही पावर होनी चाहिए, तभी तो पावर बाहर जाएगी। अब जब पावर सेम हो जाएगी तो पावर को बाहर लिख दूंगा और बेसिस को सेम बनाने के बाद सिंपल तरीके से पावर को इक्वेट करवा लूंगा। इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर आप जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन क्योंकि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को मसला ना हो, इसलिए मेरी तरफ से कोशिश ये होती है कि ऑनलाइन मीडियम के अंदर भी फिजिकल क्लासेस वाला मोमेंटम रखूं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो सके। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर वैल्यू निकाली नंबर ऑफ टर्म्स की, आपको इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के जरिए ए भी मिल गया, आपको यहां से आर भी मिल गया, यहां से आपको लास्ट टर्म भी मिल गई। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा है सर यहां पे तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि जीपी का क्वेश्चन है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन जीपी का है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करवाया था, जब एपी और जीपी मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था, कि भाई ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर नहीं लिखा हुआ हो कि एपी का है जीपी का है, तो वहां पे खुद फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे कि भाई कॉमन डिफरेंस लेके चेक कर लो इन दो नंबर, तो इन दो नंबर के दरमियान कि भाई आया कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है, चेक कर लो ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो कौन सी सीरीज होगी, एपी की सीरीज होगी। अगर कॉमन रेशियो सेम आ जाएगा तो कौन सी सीरीज होगी, जीपी की सीरीज होगी। भाई 12 माइनस 18 कितना होगा, 12 में से 18 निकालो 4 होगा, और 12 में से नहीं 12 में से 18 निकालो कितना होगा, 6 होगा, 4 नहीं होगा 6 होगा ना, 6 होगा, और 8 में से 12 निकालो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि भाई डी यहां पे सेम नहीं है, इसका मतलब एपी की सीरीज नहीं है, काट गई। अब जरा जीपी में निकाल के देख लो, कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, क्या होता है कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 12 डिवाइड बाय 18 क्या आ जाएगा, 2/3, और 8 डिवाइड बाय 12 का आंसर भी 2/3 आ रहा होगा। यानी कि थ्रू आउट द सीरीज आपके पास आर सेम आ रहा है, आर सेम आ रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि सीक्वेंस जीपी का है, बट आपने जब चेक कर लिया कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर ये जीपी का ही होगा। अब जीपी के पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर रहे हो, आपको टीएन भी गिवन है, ए भी गिवन है, आर भी गिवन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, यहां तक कोई मसला नहीं होगा आपको। आप में से किसी को मसला यहां से हुआ होगा, इसको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जीपी के क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कहां पे आती है, पावर में आती है। तो भाई 99% टाइम हम इन पावर वाली टर्म्स को कैसे सॉल्व किया करेंगे, हम ऐसे सॉल्व किया करेंगे इक्वल टू के आमने सामने बेसिस को सेम बना लेंगे और फिर उनकी पावर्स को इक्वेट किया करेंगे। तो कैसे बेसिस को सेम बनाया करेंगे, हम हमेशा चेक किया करेंगे अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लाने के बाद कि आया एक नंबर दूसरे नंबर ही किस पावर में आ रहा है, जिस भी पावर में आ रहा है उस पावर को बाहर निकाल के लिखा करेंगे और सिंपल तरीके से उनकी पावर को इक्वेट करवा दें, जो कि हमने यहां पे करा कि भाई इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में रखने के बाद ऊपर आ रहा था 256 डिवाइड बाय 6561, यहां पे नंबर क्या थे 23, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ऊपर वाला नंबर 2 की किसी की पावर का होगा और नीचे वाला नंबर 3 किसी पावर का होगा। जब मैंने कैलकुलेटर चलाया तो मुझे पता चल गया 2 की पावर 8 होता है ये 256 और 3 की पावर 8 होता है 6561, पावर को एक ही बार बाहर निकाला और सिंपल तरीके से बेसिस को सेम बनाने के बाद पावर को इक्वेट करके अपना नंबर ऑफ टर्म्स का आंसर कैलकुलेट कर लिया। इस पैटर्न के ऊपर हमेशा आप जीपी के क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की जानिब ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके इंशाल्लाह। अब देखिए, ऑल्दो ये क्वेश्चन होना तो आपको होमवर्क चाहिए था, बट चूंकि जीपी के क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, इसलिए क्वेश्चन आपको करवाने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। ऑल्दो मैं इसको देना तो होमवर्क में चाहूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में जितने अच्छे बच्चे हैं मैं काइंडली आपसे कहूंगा इस वीडियो को स्टॉप करें और खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जिनसे सॉल्व नहीं होता वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके मुझसे समझे। बेटा देखो, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आप खुद से नहीं कर सकते, काइंडली इस बात को समझा करो। एज अ टीचर मुझे कोई शौक नहीं है अपने लेक्चर्स के अंदर बार बार इस बात को रिपीट करने का। मेरी सिर्फ एक ये तमन्ना है, मेरी सिर्फ एक ये ख्वाहिश है कि मेरा स्टूडेंट कामयाब हो। मेरा स्टूडेंट कामयाब मीम्स शेयर करके या इंस्टा और पबजी खेल के नहीं हो सकता भाई कामयाब, जब तक वो खुद से मेहनत नहीं करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं काइंडली वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को मैंने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरी बात तुम्हें कितनी समझ में आई करो, नहीं समझ में आती फिर आगे चलो। क्वेश्चन ये जो जीपी का क्वेश्चन है पार्ट 2 है हमारे पास, यानी कि इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। वही सेम काम करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। मैं डायरेक्टली अब स्टेप शो नहीं कर रहा, डायरेक्टली हम सॉल्व करने के ऊपर चलते हैं कि भाई यहाँ पे आपको पहली टर्म आपको ए गिवन है। ए क्या होता है मेरा बेटा,
1/4। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है सीरीज एपी की है जीपी की है, कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बता दिया। पहले चेक कर लो कॉमन डिफरेंस लेके, देखो कैलकुलेटर आपके पास गिवन है, आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए फौरन से। अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना आता तो अफसोस के साथ मैं सिर्फ एक जुमला कह सकता हूँ कि लानत का मुकाम होगा, ना सिर्फ आपके ऊपर बल्कि मेरे ऊपर भी, कि मेरे स्टूडेंट ऐसे क्यों हैं। कि भाई जब मोबाइल यूज आपको अच्छे तरीके से करना आता है तो कैलकुलेटर यूज करना भी आपको आना चाहिए, मैं ओपनली कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो भाई आप सिंपल तरीके से पहले कॉमन डिफरेंस लेके चेक कर लोगे, अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ और यहाँ सेम आता है तो इसका मतलब क्या एबी की सीरीज है, बट ऐसा नहीं होगा। फिर कॉमन रेशियो लेके चेक कर लो, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, और दोनों में लेके चेक कर लो तो ऑब्वियसली जीबी की सीरीज होगी, तो कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर नहीं लिखा होगा कि एपी का है जीपी का, इस तरीके से चेक किया करेंगे। तो यहाँ पे पहली टर्म हो गया मिल रही है ए क्या है 1/4 यानी कि फर्स्ट टर्म। आपको यहाँ पे लास्ट टर्म क्या मिल रही है मेरा बेटा, ये मिल रही होगी माइनस का 128। और यहाँ पे आपको आर क्या मिल रहा है, आर क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कि कॉमन रेशियो। तो माइनस के हाफ को जब आप डिवाइड करवा दोगे 1/4 के साथ, सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दोगे, आपके पास आंसर आ रहा होगा, आई गेस ये आना चाहिए, आर की वैल्यू 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2। आर की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का 2। क्या आ रही होगी मेरा बेटा, आर की वैल्यू माइनस का 2। अच्छा भाई सिंपल तरीके से चूंकि जीपी का क्वेश्चन है तो उसका जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है मेरा बेटा जनरल टर्म फॉर्मूला जीपी के लिए, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। आपको लास्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, माइनस का 128। क्या गिवन है मेरा बेटा, लास्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 128। ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा 1/4। आर क्या है कॉमन रेशियो, आपको आर की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा माइनस का 2। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है, ये एन ऊपर ही मौजूद था ऊपर ही रहेगा, माइनस का 1 एज इट इज। हमारे पास लेजेंड बच्चों की कैटेगरी होती है। लेजेंड बच्चे कौन से होते हैं, जिनके पास ख्यालात का नजूल ऊपर से होता है, अल्लाह की कसम उन्हें ख्यालात बड़े ऊपर से आते हैं। तो मैं और मेरे जो एक उस्ताद थे सिर्फ आखिर अभी भी माशाल्लाह से हयात हैं, वो अक्सर कहते हैं लेजेंड बच्चा जो है ना बड़ा ऊपर से आने वाला बच्चा है। अच्छा वो बच्चा करता क्या है, वो बच्चा बड़ी फनकारी हरकतें करता है असल में, इसलिए लेजेंड बच्चे उसे हम कहते हैं लेजेंड, कि भाई ये 2 से जो है ना इस 4 को कटवा देगा। अब मैं उसका सर पीटूं या अपना सर पीटूं, समझ से बाला तर होता है। भाई क्या करता है वो, इस 2 से इस 4 को काट देता है। काट सकते हैं क्या इस चीज को हम, हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चे सोचें यस सर कैंसल आउट हो सकता है ना, 2 1 2 2 2 4। अब मेरा दिल चाहेगा कि आपके मुंह पे चमाटे वमाटे करवा दूं, क्यों भाई अल्लाह के बंदो ये 4 अकेला लिखा हुआ है 1/4, और इस -2 के बाहर एक पावर मौजूद है। ये -2 अकेला नहीं है भाई, ये अब्बा जान की शादी में नहीं आया हुआ कि 2 से 4 को कैंसिल करवा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये 1/4 अकेला लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है और ये -2 की पावर n-1 है, तो आप दोनों को अभी आपस में नहीं कटवा सकते। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, देन बेस सेम बनाने वाला जो मैंने आपको मेथड बताया उसके ऊपर जाओगे। भाई ये 4 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो माइनस का 128 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है मेरा बेटा, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2 n की पावर -1। तो माइनस का 128 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, आई गेस 512, तो माइनस का 512 हो जाएगा। और यहां पे क्या आ गया माइनस का 2 की पावर n-1। मैंने आपको अभी ये बात बताई कि मेरा बेटा जीपी के जो क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ टर्म निकालने वाले, उसके अंदर आप पहला स्टेप पे किया करोगे, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लेकर आओगे। सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लाने के बाद आप बेस पावर फॉर्मूले के ऊपर जाया करोगे। बेस पावर फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि बेसिस को सेम बनाया करो, बेसिस को सेम बनाओ ताकि फिर पावर्स को इक्वेट करवा सको। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने किया था, यहां पे हम लोगों ने अपनी बेसिस को सेम बनाया था, 2/3 यहां पे भी लेकर आए थे पावर पावर में कन्वर्ट करके। सेम काम यहां पे करने वाले हैं। अगर तो मैंने क्वेश्चन सही किया है ना तो मेरी बेसिस सेम आनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन मैं सही सॉल्व कर रहा हूं, अगर जीपी का क्वेश्चन तो जीपी के ऊपर ही सॉल्व होगा तो बेसिस लाजमी सेम आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जीपी का क्वेश्चन हो और बेसिस सेम ना है। पहला स्टेप क्या होगा नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए जीपी के अंदर, कि आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लाया करोगे। और सेकंड स्टेप के अंदर बेस पावर फॉर्मूला क्या कहता है, बेस पावर फॉर्मूला बेसिस को सेम बनाया करोगे, सेम शो किया करोगे, सेम कन्वे कर दिया करोगे, देन पावर्स को इक्वेट करवा दिया करोगे। अभी यहां पे क्या है 512, यहां पे क्या -2 की पावर n-1। तो भाई यहां पे भी क्या लाना है आपको -2 ही लाना है, तभी तो पावर इक्वेट होगी। बेस पावर फॉर्मूला ये कहते हैं बेसिस को सेम बनाना है। अभी यहां पे 512 है, तो क्या 2 की कौन सी पावर -512 होती है, ये 2 की कौन सी पावर में आपको 512 मिलेगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, एक बार पावर 8 पे निकाल के देख लो, एक बार पावर 9 पे निकाल के देख लो। पावर 8 अभी निकाल लीजिए 256 होता है, तो पावर 12 क्या होगा, पावर 9 क्या होगा आपके पास 512। क्या बन जाएगा -2 की कौन सी पावर आपके पास आएगा भाई, -2 की पावर
9 -2 की पावर 9, और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास -2 की पावर n-1 एज इट, -2 की पावर n-1। भाई हमने क्या करा, हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लेकर आए। सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लाने के बाद अब बेस पावर फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि जो पहले भी मैंने आपको बताया था, बेसिस को सेम बनाना है। कैसे बेसिस को सेम बनाएंगे, जो नंबर इधर है वही नंबर इधर आना चाहिए, ताकि हम पावर्स को फिर इक्वेट करवा सकें। 512 2 की कौन से उसके ऊपर आएगा, मल्टीपल के ऊपर आएगा, 9 के ऊपर आएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, दोनों बेसिस सेम हो गई। बेसिस सेम हो गई तो आप इन पावर्स को आपस में इक्वेट करवा सकते हो। तो क्या इक्वेट करवा लेंगे, 9 इज इक्वल टू n माइनस का 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। तो n की वैल्यू मेरा बेटा क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 10। आई गेस क्वेश्चन अब क्लियर होगा इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जैसे क्वेश्चन बेतहाशा बार आ चुके हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड द जीपी इन विच T3 इज इक्वल टू 10, यानी कि थर्ड टर्म आपको दे रहा है 10 और T5 की वैल्यू दे रहा है 2 × 1/5। क्लास 5 में, क्लास 4 में ऐसी कैलकुलेशन कर देते भाई, किस तरीके से इसको। अच्छा, कुछ बच्चे लेजेंड होते हैं, वो समझेंगे सर गलती से जो है ना यहाँ पे 2 लिखने के बजाय बच्चे ने, सर ने यहाँ पे लिख दिया है। तो भाई ये लिखने का होल स्क्वायर, होल क्यूब लिखने का तरीका होता है, ये होल नंबर लिखने का किस तरीके से इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करोगे। 2 2 4, 4 + 1 5, 5 डिवाइड बाई 2। ये बेटा ये 2 × 1/2 लिखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करते हो। क्लियर ना, ये बात तो आई गेस क्लियर होगी इंशाल्लाह। क्लास 5 क्लास 7 की मैथ्स है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, आपको जीपी निकालना है, आपको फाइंड द जीपी करना है इन विच T3 की वैल्यू क्या है 10 और आपके पास T5 की वैल्यू क्या है 2/2। आपको अब जीपी निकालना है, याद रखिएगा, यानी कि आपको सीक्वेंस बनानी है, आपको पूरी सीक्वेंस बनानी है। फाइंड द जीपी का मतलब क्या, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि सीक्वेंस बनानी है इस क्वेश्चन के अंदर। और आपको दो वैल्यूज दी हुई है, T3 की वैल्यू आपको गिवन है, दूसरी वैल्यू आपको क्या गिवन है, T10 की वैल्यू गिवन है। क्लियर है यहाँ तक की बात, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। आपको पहली चीज जो क्या गिवन है बेटा T3। अच्छा, अपनी बात का आगाज करेंगे स्टेप्स के साथ। हमें क्वेश्चन में फॉर्म क्या करना है, सबसे पहले उस बात को डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड जीपी। जीपी का मतलब क्या, आपको पूरी सीक्वेंस बनानी है जीपी वाली, कोई मसले की बात नहीं, बना लेंगे भाई। हम यहां पे लिख देंगे वी हैव टू फाइंड जीपी, या वी हैव टू फाइंड जीपी। अच्छा मेरा बेटा जीपी फाइंड करने का मतलब क्या है, यानी कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज लिखनी है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज क्या होती है भाई, ए होगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा एंड कंटिन्यू हो जाएगा। हमने अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस पढ़ी, वो क्या होती है, वो ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस जो एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पे मिले, यही होती है ना बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस। एक ऐसी पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पे मिले। तो क्या सीक्वेंस होगी, a इंटू ए आर स्क्वायर, देन आगे क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, फिर क्या हो जाएगा ए आर की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा ए आर की पावर 5, फिर क्या हो जाएगा ए आर की पावर 6, फिर क्या हो जाएगा ए आर की 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। कहने का मकसद क्या है, जीपी की सीक्वेंस ऐसे मिल रही होगी। तो भाई ये तो आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इस सीक्वेंस में फाइंड क्या करना है, आपको ए और आर फाइंड करना है। अगर ए और आर आपके पास आ जाएगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 10 सीक्वेंस आप बना सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई, बात क्लियर कर पा रहा हूं मैं आपको, आई गेस इंशाल्लाह कर रहा हूं। किसी को हो सकता है क्लियर ना हुई हो बात, दोबारा रिपीट कर देता हूं। भाई इस क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या करना है, आपको फाइंड द जीपी, आपको जीपी फाइंड करनी है। जीपी फाइंड करने का मतलब क्या है, आपको सीक्वेंस बनानी है। सीक्वेंस बनाने का मतलब क्या है भाई, वो अभी जो नंबर देख रहे थे ना 2 4 8 16 32 64, आपको वैसी एक सीक्वेंस बनानी है जीपी की। इन दो नंबर जिसकी दो टर्म्स ये हैं, कैसे फॉर्म करेंगे, बहुत ही आसान तरीके। भाई क्या होती है जीपी की सीक्वेंस, आपके पास यही होती है ना जीपी की सीक्वेंस। आप एक ऐसी सीक्वेंस को जीपी की सीक्वेंस कहते हो जो कि फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने में मिलती है। तो ए आपकी फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होगी, अगला नंबर मिलेगा, फिर ये टर्म किसी एक और फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि उसी फिक्स नंबर से ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा ए आर क्यूब हो जाएगा, फिर उसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई ए आर 4 हो जाएगा। यानी कि जीपी की सीक्वेंस तो ये होती है, इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। कहने का मकसद क्या है, इस पूरी सीक्वेंस के अंदर खाली दो ही टर्म्स आपको चाहिए, एक ए चाहिए एक आर चाहिए, और वो ए और आर हमें इन दो टर्म से निकल के आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, T3 से और T5 से। जाहिर सी बात है, तभी तो क्वेश्चन ने हमें हिंट गिवन है कि थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है और फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है। तो बनाना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जीपी की सीक्वेंस फॉर्म करनी है। और ये जीपी की सीक्वेंस कैसे आएगी आपके पास, इन दो पर्टिकुलर टर्म्स के जरिए। तो भाई हमने दोनों चीजें समझ ली, फॉर्म क्या करना है। तो यहां पे जो क्वेश्चन में चीजें हमें गिवन है उसको लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें गिवन है T3 की वैल्यू क्या गिवन है 10। T3 का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को ओपन करेंगे। T3 का जर्नल फॉर्म के अंदर कैसे मैं ओपन कर सकता हूं मेरा बेटा, T3 क्या होगा, जर्नल फॉर्म के अंदर आसान जमाने में लेने का कोई तरीका सिखा चुका हूं। ये हो जाएगा ए आर की पावर एक कम क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू 10। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सेकंड चीज आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, ये आपको गिवन है T5 की वैल्यू। कितनी गिवन है आपको T5 की वैल्यू,
2 इंटू 1/2 कैसे लिखते हैं इसको, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइड बाई 2। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 5 डिवाइड बाई 2। T5 को क्या लिखने का तरीका होता है, T5 का जनरल फॉर्मूला क्या होगा मेरा बेटा, अभी सिखाया, बहुत तरीके से सिखाया। किस तरीके से जनरल फॉर्मूला ओपन करोगे T5 के ऊपर, एक कम करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR की पावर 4 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। मेरी बात अब बड़ा गौर से सुनिएगा, आपको अभी जीबी समझ में आया नहीं आया बात की कहानी है। अभी बेशक छोड़ दो जीबी को, जब जीबी निकलवाने के ऊपर होगा एक बार फिर समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लेना कि जीपी के क्वेश्चंस के अंदर जब ए और आर निकालने के ऊपर जाते हो, जब जीपी के क्वेश्चंस के अंदर ए और आर निकालने के लिए जाते हो, तब आपके पास अगेन दो इक्वेशंस ही फॉर्म होती हैं, मगर अब ये इक्वेशंस आपस में माइनस नहीं होंगी, हमेशा डिवाइड होती हैं। अगर आपको याद हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन थे वहां पे जब आप ए और डी निकालते थे तो मैं क्या कहता था, बड़े मजे के साथ दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करवा दो, ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उस डी को पहली दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में डाल देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए या एचपी वाले, उनमें मैं क्या कहता था कि भाई ए और डी निकालने के लिए हमेशा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाते थे हम वहां पे, मैंने ये बात वहां पे रिपीट भी करी थी। मगर जीपी के टॉपिक के अंदर आपको जब कभी ए और आर चाहिए होगा, हमेशा आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाया करोगे, और डिवाइड भी एक स्पेसिफिक पैटर्न पे करवाया करोगे कि बड़ी वाली जो वैल्यू हुआ करेगी ऊपर रखा करोगे और छोटी वाली को नीचे। आई गेस मैं अपनी बात क्लियर कर पा रहा हूं। देखो मेरा बेटा, मैं साथ साथ कुछ शॉर्ट टिप्स देता रहता हूं, ये बातें और कोई टीचर बताएगा नहीं, साथ साथ करवाते चला जाएगा, बट मेरी आदत है बताने की ताकि बच्चे को याद रह जाए कि भाई एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है। अगर अपने जहन में डिफरेंस रख के चलोगे तभी कामयाब होगे, वरना बहुत ज्यादा गुजर मुजर कर दोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दोगे क्वेश्चंस को। तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना आपने, मैं बहुत तरीके से आपको बता रहा हूं कि भाई जीपी के क्वेश्चंस में कैसे निकालोगे, जो भी दो इक्वेशंस फॉर्म हुआ करेंगे आपके पास, उनको हमेशा डिवाइड किया करोगे। और कैसे डिवाइड किया करोगे, बड़ी वाली इक्वेशन ऊपर, छोटी वाली इक्वेशन नीचे। तो भाई बड़ी यानी कि जिसके अंदर बड़ी वैल्यू आया करेगी, बड़ी पावर, इसमें बड़ी पावर आ रही है ऊपर होगी, और छोटी जिसके छोटी पावर आ रही है नीचे आया करेगी। तो इसी बात, इस दोनों इक्वेशन में डिवाइड करवा देंगे। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा रहे हैं, ये हो जाएगा ए आर की पावर 4, नीचे क्या आ जाएगा, ए आर की पावर स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10। ए से ए क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ए आर स्क्वायर से ये इसका एक दो पावर चली जाएंगे, तो क्या बचेगा हमें, सिंपल आर स्क्वायर। 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 10 है, तो 2 नीचे जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 10 2 20 और 5 अंदर 5, 5 4 20। क्या हो जाएगा, 5 4 20। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 डिवाइड बाई 4। जब यहाँ पे आप अंडर रूट लोगे, जब यहाँ पे आप आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 4। जब यहाँ पे आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास आर के दो वैल्यूज आ रही होंगी, प्लस माइनस 1/2। क्या आ रही होगी, आर की दो वैल्यूज आ रही होंगी, एक प्लस का हाफ और एक नेगेटिव का हाफ। दो वैल्यूज आ रही होंगी आर की, एक आ रही होगी हमारे पास आर इज इक्वल टू 1/2 और एक आ रही होगी आर इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ऐसा क्यों हुआ, आर की दो वैल्यूज क्यों आई, आर स्क्वायर था। जब कभी आप स्क्वायर और इस आर स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप क्या किया, आपने स्क्वायर रूट लिया। जब कभी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास एक आंसर हमेशा आता है प्लस का और एक आता है नेगेटिव का। ये क्लास 5 क्लास 7 का मैथ्स है, जो कि हमें हमारी अक्सर आवाम को पता ही नहीं होता कि स्क्वायर रूट जब इंसान लेता है तो यहाँ पे दो आंसर्स आपके आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ये हमारी मेजॉरिटी आवाम को ट्यूशन वाली बाजियां बताती नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन में अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, मैं जल्दी से रिपीट कर दूं कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जीबी फॉर्म करना है, यानी कि आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस फॉर्म करनी है, कोई मसले की बात नहीं है। हमें उसने दो वैल्यूज दी हुई है, एक थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है और एक फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है। हम सिंपल तरीके से जो थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है उसको जनरल फॉर्म में ओपन करेंगे, जो फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है उसको जनरल फॉर्म में ओपन करेंगे। यहां से दो इक्वेशन आ जाएंगी। जीपी के तमाम क्वेश्चंस के अंदर जब आपको ए और आर निकालना हुआ करेगा, आप हमेशा इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवाया करोगे। क्या करवाया करोगे बेटा, डिवाइड करवाया करोगे। और ये डिवाइड कैसे करवाया हम लोगों ने, सिंपल तरीके से डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने पे मुझे आर की वैल्यू आ गई और ये आर की दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। अब क्या करना है भाई, अब ये जो आर की दोनों वैल्यूज आई है ना, इनको बारी बारी उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मगर मेरा मशवरा मानना हमेशा आसान इक्वेशन में डालना, मुश्किल इक्वेशन में डाल के अपनी जिंदगी को अजाब बना रहे हो भाई। तो आर की बारी बारी दोनों इक्वेशन उठा के किसी भी एक क्वेश्चन में हम डाल देंगे। इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 1 इजी है, इसमें डाल देंगे। तो आर की वैल्यू हाफ जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो क्या आंसर आएगा, आइए देख लेते हैं। पहली दफा क्या करता हूं, आर की वैल्यू हाफ रखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, पुटिंग आर इज इक्वल टू 1/2। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, पुटिंग
r is equal to 1/2 in equation number 1. Putting r is equal to 1/2 in equation number 1. तो r की वैल्यू पहले हाफ रखना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि a की वैल्यू मेरे पास और आ जाए भाई। तो a की वैल्यू क्या आ रही होगी, जब r की वैल्यू में हाफ रखूंगा, r की वैल्यू में हाफ रखूंगा, बाहर स्क्वायर मौजूद है, बाहर क्या मौजूद है, स्क्वायर, ar स्क्वायर इक्वल टू 10। क्या है, ar स्क्वायर इक्वल टू बेटा 10। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो अप्लाई होगा हाफ के ऊपर, तो 1/4 इक्वल टू 10। तो भैया ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 40। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। अब रखूंगा मैं एक बार r की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि दूसरी r की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, माइनस का हाफ। तो एक बार क्या रखेंगे भाई, r की वैल्यू माइनस का हाफ रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे लिख देंगे इस बात को यहाँ पे लिख के शो करेंगे भाई, पुटिंग r इज इक्वल टू माइनस का हाफ इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, a इंटू माइनस का हाफ स्क्वायर इक्वल टू 10। भाई स्क्वायर की खासियत क्या होती है, नेगेटिव टर्म को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव टर्म के अंदर। कभी भी इवन पावर बाहर आ रही होती है, इवन पावर हमेशा नेगेटिव साइन को खा जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इक्वल टू 10। ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की जगह मल्टीप्लाई होगा, तो a का आंसर भी क्या आएगा आपके पास, सिंपल सा 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल सा 40 आ जाएगा। अब हमने a भी निकाल लिया, r भी निकाल लिया, हमने अब a भी निकाल लिया और r भी निकाल लिया। r पॉजिटिव हाफ डालने पे आपको a की वैल्यू भी क्या मिली, पॉजिटिव 40, और r नेगेटिव का हाफ डालने पे आपको a की वैल्यू भी क्या मिली, 40। तो जीबी के क्वेश्चंस के अंदर हमें जो भाई a निकालना था, r निकाला, दोनों चीजें निकाल ली। अब सिर्फ हलवा खाना है। कैसे हलवा खाना है, अब सिर्फ जीबी फॉर्म करना है। अब जीबी फॉर्म करने का मतलब क्या है, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस फॉर्म करनी है। तो भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस कैसे फॉर्म करेंगे, आइए देख लेते हैं। लिख देंगे इस बात को यहां पे कि पहले कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, इफ या पुटिंग, चलो लिख देते हैं, इफ a इज इक्वल टू 40, पहले ये वाला डाल रहे हैं, a की वैल्यू 40 है, r इज इक्वल टू हाफ, देन gp विल बी, देन gp इक्वल टू, gp होता क्या है, gp ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, a इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। भाई जीपी है क्या चीज, जीपी एक ऐसी सीक्वेंस होता है जो कि एक पर्टिकुलर नंबर को, एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई करने के ऊपर आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 5, 12, 256, 5, 12 एंड सो ऑन। यानी कि पहला नंबर जो भी होगा उससे आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करवा दोगे, फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो टिल इंफिनिटी। तो ये आपके पास किसका सीक्वेंस होता है, जीपी का सीक्वेंस होता है। एआर होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, इस जीपी का सीक्वेंस होता है। तो आपको ये जीपी बेसिकली फॉर्म करनी है। अच्छा आप सोच रहे हो सर इतनी सारी टर्म्स को फॉर्म करेंगे, नहीं, आप सिर्फ इन 3 के अंदर वैल्यूज डालोगे और बाकी पे डॉट डॉट डाल दोगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लंबा लिख दिया था। तो ए की वैल्यू को क्या गिवन है 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर क्या है a इंटू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू आर यानी कि हाफ, और फिर क्या है 40 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 1/2 का आर स्क्वायर। आगे आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके डॉट डॉट लिख दो। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए खाली इतना आगे तक लेकर गया था। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 20 एंड देन 1 डिवाइड बाई 4 आई गेस 10 और डॉट 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 सो ऑन। अब आपने a की वैल्यू जब 40 डाली और r की वैल्यू हाफ डाली, तो आपके पास पहला सीक्वेंस क्या आया, पहला जीपी क्या आया, वो ये आया आपके पास। इसको मार्क कर लें अपने पास। फिर a की वैल्यू आप डालें, if a is equal to अगेन 40 और r की वैल्यू क्या है बट आपके पास अब नेगेटिव, r की वैल्यू क्या है नेगेटिव हाफ। अगेन किस में डालेंगे भाई, जीबी को एक बार लिख देंगे a इंटू आर AR स्क्वायर और देन AR क्यू एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अगेन यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 40, अगेन a की वैल्यू क्या है 40, r की वैल्यू क्या है नेगेटिव हाफ अब की बार, और यहाँ पे क्या है फिर AR स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू माइनस का हाफ और बाहर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये अगेन बन जाएगा, अगर मैं पेपर चेंज कर लूँ अपना, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 40 और कॉमा सॉरी यहाँ पे माइनस का हाफ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 40, 2 1 जा 2 2 टू द 40 माइनस का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा बेटा माइनस का 20, कॉमा के बाद 4 10 के ऊपर आएगा। सो तो आपके पास लास्ट के अंदर 2 सीक्वेंस आ रहे होंगे, 2 जीपी आ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे लास्ट के अंदर रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिजल्ट लिखना बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप रिजल्ट लिखोगे, क्या लिखोगे रिजल्ट के अंदर, आप लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड GPR, हैंस द रिक्वायर्ड GPR। पहला वाला जीपी क्या है हमारे पास 40, 20, 10, डैश 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 डैश, और फिर और करके लिखोगे ये वाला क्या आया भाई 40, माइनस का 20, 10, डैश डैश डैश। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरा बेटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए बहुत तरीके से आपको करवाया। आई गेस आपको क्लियर हुआ हो।
सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर चीजों को ओपन करना है। T3 की आपको टर्म गिवन है, T5 की टर्म गिवन है, ए और आर निकाल लोगे। चूंकि पहला क्वेश्चन था मैंने बहुत तरीके से क्लियर करवाया, इंशाल्लाह आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। आपको दो वैल्यूज गिवन है, आप यहां से दो इक्वेशंस को फॉर्म करोगे और जिस तरह आप एबी वाला क्वेश्चन करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। बट फर्क क्या है, एबी के क्वेश्चंस के अंदर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करवाते थे, सब्ट्रैक्ट करवाते थे। यहां पे हमेशा आप डिवाइड करवाया करोगे। क्या करवाओगे? डिवाइड। और डिवाइड करवाने की मैंने आपको एक शर्त क्या बताई कि बड़ी वाली वैल्यू इसके हायर पावर हुआ करेगी, उसको हमेशा ऊपर रखा करोगे, और वो वैल्यू, वो इक्वेशन जिसके अंदर लेसर पावर हुआ करेगी उसको नीचे रखा करोगे, और सिंपल तरीके से अपनी वैल्यूज को फाइंड किया करोगे। और फिर जो भी आपके पास आर की वैल्यू आ जाए करेगी उसको इक्वेशन 1 और 2 में डाला करोगे, और वहां से अपनी दो वैल्यूज निकाला करोगे, जीबी वगैरह फॉर्म कर दिया करोगे। आई गेस मेरा एक क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको एज होमवर्क देने वाला हूं भाई, ये क्वेश्चन आप करने नहीं वाला। ये क्वेश्चन आपको इसलिए होमवर्क में देने वाला हूं ताकि मुझे भी तो पता चले आपने कितने क्वेश्चन तरीके समझे। क्वेश्चन जरूर समझाऊंगा, क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ वो नहीं है। यस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यानी कि कुछ चेंज नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है। और मैं वो थोड़ा सा शो भी कर देता हूं कैसे सॉल्व होगा। भाई क्या कह रहा है, इफ इन अ जीपी द फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स द थर्ड टर्म एंड इज सेकंड टर्म इज 6। चलो क्वेश्चन डिफरेंट है, मैं करवा देता हूं सॉल्व, मुझे ऑल्दो लग रहा था सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको, बल्कि यार आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बट स्टिल मैं आपको करवा सकता हूं। क्या कह रहा है, इफ इन अ जीपी द फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स द थर्ड टर्म एंड इट्स सेकंड टर्म इज 6, फाइंड द जीपी। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, एक कंडीशन गिवन है बस इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको, इफ इन अ जीपी द फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स द थर्ड टर्म। मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा आपको मैथ्स को इंग्लिश में ढालना और इंग्लिश को मैथ्स में ढालना आना चाहिए। जिस दिन आप सीख गए उस दिन आपको कभी मैथ्स में मसला नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बात की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है अगर एक जीपी के अंदर फिफ्थ टर्म जो है, द इफ इन अ जीपी फिफ्थ टर्म इज यानी कि T5, फिफ्थ टर्म क्या होता है T5, इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 9 टाइम्स द थर्ड टर्म। 9 टाइम्स द थर्ड टर्म का मतलब क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय T3, 9 मल्टीप्लाई बाय T3। कंडीशन दे रहा है, कंडीशन दे रहा है एग्जामिनर चला के भाई। और दूसरी चीज क्या दे रहा है, एंड इट सेकंड टर्म इज 6, और T2 की वैल्यू क्या दे रहा है 6 के बराबर। फाइंड द जीपी। अगेन क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, आपको जीपी फॉर्म करनी है यानी कि आपको a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू AR क्यूब वगैरह वाली वो चीज पूरी जीपी का सीक्वेंस फॉर्म करना है। मगर जीपी का सीक्वेंस फॉर्म करने के लिए आपको यहां पे सिंपल टर्म नहीं गिवन, एक तो सिंपल टर्म गिवन और एक कंडीशन बेस्ड टर्म गिवन है। मगर एक कंडीशन बेस्ड टर्म भी भाई बहुत मलाई चीज है, क्यों परेशान होते हो, मुझसे पढ़ लो ना, बहुत तरीके से करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी भाई। क्या कह रहा है, if the fifth term is 9 times the third term, fifth term T5, इसका मतलब equal to 9 times the third term यानी कि 9 into 3। सही है, इस कंडीशन को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चंस को पहले सबसे पहले इसका स्टेप शो करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द जीपी, वी हैव टू फाइंड जीपी, वी हैव टू फाइंड दी मेरा बेटा जीपी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन की बात करेंगे। T5 इज इक्वल टू 9 इंटू T3। T5 का क्या फॉर्मुला होता है, T5 का जनरल फॉर्मुला ओपन करना है आपने। T5 का जनरल फॉर्मुला मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या होता है T5 जनरल फॉर्मुला, एक कम करके बताओ ना यार, क्या होता है, AR की पावर 4। क्या होगा मेरा बेटा, AR की पावर 4 इक्वल टू के बाद 9 एज इट इज। T2 मैंने क्या बताया आपको, T2 क्या होता है मेरा बेटा, T3 है ना, ये क्या है यहाँ पे T3 क्या होता है, एक कम करके क्या आ जाएगा भाई, AR स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा AR स्क्वायर। अच्छा, यहां तक अपनी बात को रखेंगे। अब देखो मेरा बेटा, ये जो AR है, ये जो AR स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। ये AR स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AR की पावर 4 डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर इक्वल टू 9। हमें एक कंडीशन गिवन है, अभी तो उस कंडीशन को सॉल्व करें ना, बाद में देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर से ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आपके पास R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी, 9 आ रही होगी। यानी कि यहां से आपके पास एक R की वैल्यू आ रही होगी पॉजिटिव 3 और एक R की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव 3। हो सकता है आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया और इस क्वेश्चन को देखते साथ ही, या उसको अभी तक कोई बात समझ में नहीं आई। मैं दोबारा जल्दी से रिपीट करवाया, तो मैंने आधा क्वेश्चन ऑल्सो सॉल्व करवा दिया है। अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको मैं होमवर्क भी देता तो आपको होमवर्क ही करना चाहिए था, बट स्टिल पता नहीं, मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने खुद से सॉल्व करवाने लग गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक जीपी है, उस जीपी के अंदर आपकी जो फिफ्थ टर्म, एक कंडीशन आपको दे रहा है क्वेश्चन में, आपको ए और आर निकालने के लिए कंडीशन दे रहा है। यहाँ पे आपको
एग्जामिनर हलवा की तरह ये पैम्पर नहीं कर रहा, बल्कि ए और आर निकालने के लिए डायरेक्टली दो टर्म्स नहीं दे रहा, बल्कि एक ट्रिक के जरिए भी बात को घुमा रहा है। कहता है कि अगर T5 की वैल्यू 9 टाइम्स या 9 गुना बढ़ी है T3 से, अगर T5 की वैल्यू 9 गुना बढ़ी है T3 से और उसकी सेकंड टर्म है 6 के बराबर, तो बताओ जीपी क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर बहुत मलाई क्वेश्चन है, अल्लाह की कसम बड़ा मलाई क्वेश्चन है, तभी मैंने इंपॉर्टेंट कहा है, पेपर में बेतहाशा वाले क्वेश्चन पूछा चुका है। क्वेश्चन बहुत मलाई है, क्वेश्चन बहुत मजे का है। क्या कहता है, आपको एक कंडीशन दे रहा है और एक टर्म दे रहा है, कहता है जीपी निकालो। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस फाइंड करने को कह रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पहली कंडीशन देता है कि फिफ्थ टर्म बराबर है 9 गुना थर्ड टर्म के। मैंने कंडीशन को ओपन कर दिया। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात करता हूं, मुझसे अगर पढ़ रहे हो एक बात लाजमी सुनोगे, मैथ्स को इंग्लिश में ढालना सीख लो, इंग्लिश को मैथ्स में ढालना सीख लो, जिंदगी आसान कर दोगे, अपनी जिंदगी आसान कर दोगे। और ये कोई मसले की बात नहीं, बहुत आसान चीज है भाई। तो T5 इज इक्वल 93। T5 को ओपन कर लो। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर 4, और T3 का फॉर्मूला क्या होगा, AR स्क्वायर। ये AR स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे डिवाइड हो गया, तो A से A कैंसिल आउट, ये R स्क्वायर ऊपर वाले 4 की पावर रिमूव करेंगे, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो R स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपको R चाहिए होगा, तो R स्क्वायर को रिमूव करोगे कैसे, रूट लेकर। तो R की वैल्यू एक पॉजिटिव 3 आएगी और एक नेगेटिव 3 आएगी। R स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, जो अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, R की वैल्यू पॉजिटिव 3 और R की वैल्यू नेगेटिव 3 आ जाएगी। तो यहां तक आपने काम कर लिया। अब आपको एक और इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है, T2 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, 6। तो अभी क्वेश्चन ने पहला स्टेप आपको गिवन था एक कंडीशन, हमने कंडीशन के जरिए R की वैल्यू निकाल ली। अब इस R की वैल्यू को T2 में डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, A की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली A और R निकालने के लिए ये कंडीशन दी हुई थी हमें। क्या करेंगे भाई, अब क्वेश्चन हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T2 क्या गिवन है आपको, 6। क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन है और एक आपको गिवन है टर्म। तो कंडीशन के जरिए हमने R की वैल्यू निकाल ली, अब टर्म के ऊपर जा रहे हैं। तो T2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, 6 के बराबर है। 6 का मतलब क्या है, T2 की वैल्यू। T2 का मतलब क्या, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, AR इज इक्वल टू 6। आपको एक की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। एक बार R की वैल्यू 3 डालेंगे, एक बार A की वैल्यू आएगी। एक बार R की वैल्यू नेगेटिव 3 डालेंगे, एक बार और A की वैल्यू आएगी। यहां पे लिख देंगे भाई, पहले लिखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और फिर यहां पे क्या जाएंगे, पुटिंग R इज इक्वल टू पॉजिटिव 3। पहले R की वैल्यू 3 डालने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। R की वैल्यू पॉजिटिव 3 डालेंगे तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 3 इक्वल टू 6। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, 3 वन 3 6। तो A की वैल्यू आपके पास पहली दफा क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 2। अब R की वैल्यू 3 डाल लेते हैं, अब -3 डालते हैं, यहाँ पे लिख देंगे भाई, अपनी बात को प्रॉपर शो करेंगे। पुटिंग R इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A माइनस का 3 इक्वल टू 6। ये माइनस का 3 यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, A इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। -3 वन 2, तो क्या आ जाएगी आपके पास, A इज इक्वल टू माइनस का 2। यानी कि एक बार जब आपने R की वैल्यू 3 डाली तो आपको A भी क्या मिला, पॉजिटिव का 2। जब आपने R की वैल्यू नेगेटिव 3 डाली तो आपको A भी क्या मिला, नेगेटिव का 2 मिल गया। अब जीबी को फॉर्म करना है। जीबी को फॉर्म करना आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत आसान चीज है, शहर का बच्चा करता है भाई। कैसे करोगे, अब यहां पे लिख दोगे ना, लिखोगे क्या, लिखोगे इफ A इज इक्वल टू, पहले ये वाली चीज डालना है, इफ A इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 3, तो जीपी क्या होगा उसको बनाना है। अब जीपी के जनरल फॉर्मूला पहले लिख देंगे, क्या होगा भाई, A इंटू ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा भाई, A की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2, अगेन A की वैल्यू क्या गिवन है 2 इंटू R की वैल्यू क्या मेरा बेटा 3, A की वैल्यू फिर क्या आपको गिवन है 2 और R की वैल्यू क्या, R स्क्वायर की 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 का 2 एज इट इज, और 3 2 6 और 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट। पहला जीपी हमारे पास ये आ गया। दूसरा जीपी कैसे निकालेंगे, आपको R क्या गिवन है माइनस का 3 और A क्या गिवन है माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख दोगे आप, इफ A इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड R इज इक्वल टू माइनस का 3। अगेन जीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जीपी का सीक्वेंस बनाना है ना आपको, A इंटू ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा भाई, A की वैल्यू क्या गिवन है आपको माइनस का 2 और A की वैल्यू फिर क्या गिवन है माइनस का 2, R की वैल्यू क्या है माइनस का 3, A की वैल्यू क्या है माइनस का 2 और R क्या है माइनस का स्क्वायर, R क्या है स्क्वायर, R स्क्वायर, तो R क्या है -3 का स्क्वायर हो जाएगा कॉमा डॉट डॉट। -2 एज इट इज रहा, -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 6,
क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव का 6 और -2 एज इट इज रहेगा, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 और 9 2s आर माइनस का 18। दूसरा सीक्वेंस का आ जाएगा। लास्ट में रिजल्ट बना के लिख दोगे द फर्स्ट सीक्वेंस इज 2, 6, 18, डॉट डॉट और करके लिख दोगे -2, 6, -18 अनदर सीक्वेंस। क्लियर है भाई? क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो तुम लोगों को मैं दे रहा था होमवर्क के ऊपर, मगर मैंने देखा कि क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन गिवन है, तो मैंने कहा इसको मैं खुद करवा देता हूं। मुझे नहीं पता कि यार मेजॉरिटी हम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने देखो ये क्वेश्चन भी खुद करवा दिया, तुम्हें मसला ना हो। देखो बेटा, अगर मैं सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूं तो मेरी दुआ है कि आप भी सिंसियरिटी से पढ़ो, प्रॉपर लेक्चर्स प्रिपेयर करो। जैसे जैसे टॉपिक कवर करवाता जा रहा हूं उनके काइंडली उनके पास पेपर्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। सिंपल तरीके का क्वेश्चन था, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था, हमने बहुत मजे के साथ इसको सॉल्व कर लिया। आई गेस आई डोंट थिंक इसके अंदर आपको कोई इशू आया होगा या कोई मसला हुआ होगा। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। सिंपल तरीके से आपने पहली कंडीशन के जरिए आर निकाल लिया था, उस आर की वैल्यू को दूसरी टर्म के अंदर पुट करके ए की वैल्यू निकाल ली एंड देन अपने पास बड़े मजे का जीपी के अंदर पुट करते गए। तो आइए अब जरा एक और क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 15। मैं जीबी का टॉपिक कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, जीबी के जनरल टर्म को जो क्वेश्चन आपको गिवन है चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो आई डोंट थिंक यार थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, बट ये वर्थ होगी, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ताकि एक नया टॉपिक से आऊंगा या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ और जरूरी चीज समझाना पसंद करूंगा, ना कि अगर एक आध क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊं। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जीपी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूं, तो आई गेस आपको इशू नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा भी क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा खास क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अगेन इस क्वेश्चन के लिए आपको j प्लस KTH टर्म गिवन है, j माइनस KTH टर्म गिवन है। इस टाइप की टर्म्स गिवन होती है, बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, भागा भागा मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है सर ये इतना मुश्किल क्वेश्चन आपने दे दिया। अरे अल्लाह के बंदो, ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट में देता आया हूं। देखो दूसरे लोगों की तरह 20 या 30 मिनट के अंदर मैं टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाता, मैं कोशिश करता हूं अगर मेरी वीडियो लंबी भी होती है तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिल सके। मैं तमाम क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, बहुत कम होमवर्क देता हूं और होमवर्क भी वो देता हूं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। कहने का मकसद क्या है कि यार मैं सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूं, यानी कि मेरी कोशिश ये कि आप भी अपने पास सिंसियरिटी से पढ़ो। देखो अब जो बेसिकली क्वेश्चन आने वाला है ना, उस क्वेश्चन के लिए कुछ बातें कर रहा हूं आपसे। वो बात क्या कर रहा हूं कि मेरा बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपके पास T5 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, इसको जर्नल फॉर्मूला में ओपन कर दो, यानी कि AR और जहां n होता है वहां पे 5 माइनस में करके आंसर का निकाल ले तो 4 निकाल ले। तो क्योंकि जर्नल फॉर्मूला होता क्या है, Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। तो ये जो n होता है, ये n यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो इस n के अंदर भी वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल T2, तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे ओपन कर दो, T2 इज इक्वल टू AR n-1, तो 2 - 1 होता है, इसलिए T2 का आंसर क्या होता है, AR। फॉर एग्जाम्पल T8 फॉर्मूला क्या होता है, AR n-1, चूंकि n की जगह पे 8 होता है तो R के ऊपर जो n आ रहा होता है वहां पे भी 8 लिखोगे, तो 8 - 1 क्या होगा, 7, तभी T8 का आंसर AR की पावर 7 होता है। ये जो बार बार रिपीट करता हूं रीजन है भाई, मैं चाहता हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो अगर मेरे पास कभी आ जाता है TP आ जाए, तो TP का मतलब क्या है, n की जगह पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। n की जगह पे यहाँ पे क्या आया भाई, P आया है, तो भाई n की जगह पे क्या आएगा, P आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AR P-1। ये बात क्लियर होती है, आई गेस समझ में आई होगी। तो मेरा बेटा मुझे बात बताओ, कभी लिखा हुआ आ जाए P प्लस Q, इसको जीपी के अंदर कैसे ओपन करोगे? सर बहुत ही आसान है सर, अगर ये पूरी की पूरी टर्म n की जगह पे आई है तो जाहिर सी बात है वहां भी पूरी की पूरी टर्म n की जगह पे आएगी, यानी कि क्या बन जाएगा, AR P प्लस Q-1। अब मुझे बताओ कोई मसला, मैंने सिंपल तरीके से लेगा, मैं सिंपल बेसिक से चला था, पहले T5 देखा, T8 देखा, फिर TP देखा, फिर P प्लस Q देखा, यानी कि P प्लस Q भी अगर कभी n की जगह पे आ रहा होगा तो n की जगह पे लिखा जाएगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या, आपने क्यों पढ़ा ये बात? बस बेटा मेरा दिल चाह रहा था, मैंने इसलिए पढ़ा दी। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, आई गेस इसको समझ के क्वेश्चन में जरूर कोई फायदा मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बेतहाशा पर आ चुका है। क्या कह रहा है, इफ इन अ जीपी J प्लस KTH टर्म इज X and J minus KTH term is Y, okay, prove that JTH term is under root XY। भाई वाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है J प्लस KTH टर्म किसके बराबर है, X के बराबर है, और क्या कह रहा है, J माइनस KTH टर्म किसके बराबर है, Y के बराबर है। आगे कहते हैं प्रूफ करना है आपको JTH टर्म किसके बराबर है, XY के बराबर। सही है भाई, लिख देते हैं क्या चीज प्रूफ करनी है, उसको लिख देते हैं। हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, हमें क्या चीज प्रूफ करनी है उसको शो करते हैं। वी हैव टू प्रूफ अंडर रूट, वी हैव टू प्रूफ JTH टर्म का मतलब क्या, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब है TJ। हमें प्रूफ करना है TJ टर्म बराबर है किसके, अंडर रूट XY के। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, हमें इसको प्रूफ करना है। आई गेस यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। हमें आपको बेसिकली क्या चीज प्रूफ करनी है बेटा, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि TJ टर्म बराबर है किसके,
रूट एक्स वाई के, इसको प्रूफ कर देंगे। और क्वेश्चन के अंदर इस चीज को प्रूफ करने की हेल्प के तौर पे हमें दो चीजें और गिवन है। क्या गिवन है भाई, उनको भी लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जे प्लस के टी एच टर्म बराबर है किसके, एक्स के, और जे माइनस के टी एच टर्म किसके बराबर है, वाई के। अच्छा भाई, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर इन जीबी जे प्लस के टी एच टर्म बराबर एक्स के, यानी कि प्रूफ तो मुझे ये चीज करनी है, प्रूफ तो मुझे ये चीज करनी है, और इस चीज को प्रूफ करवाने में जो हेल्प करेंगी वो दो और टर्म्स उसने मुझे गिवन दी हुई है। कौन कौन सी, पहली टर्म है जे प्लस के टी एच टर्म, यानी कि टी जे प्लस के बराबर है किसके, एक्स के। ये उसने मुझे एक इक्वेशन गिवन है और एक टर्म गिवन है, और दूसरी टर्म मुझे क्या गिवन है मेरा बेटा, जे माइनस के टी एच टर्म बराबर है किसके, वाई के। तो दूसरी मुझे चीज का गिवन है टी जे माइनस के किसके बराबर है बेटा, वाई के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई पहली इक्वेशन को जरा ओपन तो करो ना मेरा बेटा, तो पहली इक्वेशन को कैसे ओपन करेंगे आप लोग, पहली इक्वेशन को ओपन करेंगे टी जे प्लस के। मैंने ये बात अभी समझाई कि भाई ये पूरी की पूरी चीज एन की जगह पे आ रही है तो एन की जगह पे दफा होगी ना, ये पूरी की पूरी चीज अगर एन की जगह पे आ रही है तो एन के साथ ही लिखी जाएगी। तो भाई टी जे प्लस के को मैं कैसे ओपन कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, टी जे प्लस के इक्वल टू ए आर जे प्लस के माइनस का 1 इक्वल टू के बाद एक्स, यानी कि टी प्लस जे प्लस के का जनरल फॉर्मुला होता है, उसको ओपन कर दिया और इसको हम प्रॉपर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सेम गोज फॉर हियर। अच्छा, ये इक्वेशन 1 नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ये प्रॉपर इक्वेशन नंबर 1 होगी। और टी जे माइनस के की वैल्यू y है तो टी जे माइनस के को भी इसकी टर्म में ओपन कर देंगे, यानी कि जे माइनस के टी एच टर्म जो है इसको भी इसके जनरल फॉर्मुला में ओपन कर देते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मुला क्या हो जाएगा आपके पास, भाई ये पूरी की पूरी टर्म ए की जगह एन की जगह पे आ रही है ना, तो एन की जगह भी खोली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ए आर जे माइनस के माइनस का 1 इक्वल टू वाई। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब जब मैं यार यहां तक पहुंच गया ना, अब मैं जरा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अब मैं अगर अगला स्टेप आपको बोलूंगा ना तो आप लोग बोलोगे सारा रट्टा लगा कर आए वो, इसलिए रट्टा के ऊपर बोल रहे हो कि आप ऐसे करने आगे। आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट दो, मुझे पता है आपके जहन में बात आ जाएगी, या आप सोचोगे सर इसको हम कैसे याद रखें। तो भाई देखो, मैंने आपसे हमेशा एक बात कही, आपने हमेशा ये चेक करना है आपको प्रूफ क्या करना है। देखो, आपको प्रूफ करना है रूट एक्स वाई। आपको क्या प्रूफ करना है मेरा बेटा, आपको प्रूफ क्या करना है, रूट एक्स वाई प्रूफ करना है। अब देखो, यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है, जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई होंगी तभी तो एक्स वाई फॉर्म होगा। अकल से एक बात सोचो ना, अभी ये भूल जो यहाँ पे रूट है नहीं है, अभी सिर्फ एक बात सोचो, यहां पे जो रूट है कैसे आ सकता है आपके पास, ये रूट सिर्फ एक सूरत के अंदर, ये एक्स वाई एक सूरत से मिल सकती हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तभी तो एक्स वाई आपस में मिलेगा, वरना तो एक्स वाई आपस में कभी मिल ही नहीं सकता। क्लियर है मेरी बात, अगर मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तभी तो मिलेगा, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करना चाहता हूं मुझे दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो भाई क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन, या मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, सिंपल तरीके से भाई। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये होगा ए आर जे प्लस के माइनस का 1 इंटू ए आर जे माइनस के माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। क्योंकि दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। मेरा बेटा मैथमेटिक्स का एक छोटा सा रूल होता है, क्या रूल होता है, कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो और उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। वेन एवर टू टर्म्स हैविंग द बेसिस सेम their power always add. Whenever the two terms multiply and their bases are same, their power always add. जब कभी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है उनकी बेसिस भी सेम होगी, उनकी पावर क्या हो जाएगी, उनकी पावर ऐड होगी। अब देखो ये a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर, और आर आर इनकी नीचे वाली बेसिस क्या है, सेम है, तो बेस एक बार लिखी जाएगी और ऊपर वाली तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा j प्लस के माइनस 1, और यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस का j माइनस के माइनस का 1। मैंने क्या स्टेप करा है, मैं स्टेप को दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं। इक्वल टू के बाद एक्स वाई आ जाएगा। मैंने क्या स्टेप करा, हमने सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मेरा बेटा मैथ्स का एक रूल होता है, ये मेरा रूल नहीं है भाई, ये मैथमेटिक्स रूल नहीं है, एक छोटा सा रूल होता है मैथ्स का कि कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो उनकी बेसिस अगर सेम होंगी तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और जब यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई होगा, चूंकि आर और आर बेस नीचे वाली चीज सेम है, यहाँ पे भी आर है यहाँ पे भी आर है, तो आर एक ही बार लिखा जाएगा और इनकी तमाम पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सिंपल सा मैथ्स का रूल है भाई। प्लस के के से क्या होगा, माइनस के कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया आपके पास, ए स्क्वायर और आर जे प्लस जे क्या होता है मेरा बेटा 2j, और माइनस वन क्या होता है मेरा बेटा माइनस का 2, इक्वल टू के बाद क्या आ गया एक्स वाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
क्या मैं इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर, 2 को मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा j-1, बाहर आ जाएगा 2 और इक्वल टू के बाद क्या xy। और इन दोनों टर्म से अगर एक ही बार में 2 बाहर निकाल के रख दूं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, ये 2j-2 आ रहा था ना, r की पावर में क्या आ रहा है 2j-2 आ रहा है। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये करा कि भाई इन दोनों में से 2 को कॉमन लेके एक बार बाहर निकाल के रख दिया। तो क्या बन गया, अभी a स्क्वायर बन गया, r स्क्वायर ब्रैकेट में j-1 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई चूंकि दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनके स्क्वायर को एक ही बार बाहर निकाल के रख देता हूं, कोई मसला थोड़ी है इसके अंदर। आप बोलोगे सर कोई मसले की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ रहा होगा j-1 और बाहर मैंने स्क्वायर एक ही बार रख दिया और यहां पे क्या है xy है, यहां पर क्या है xy है। मुझे मेरा बेटा कि आपने क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8 की मैथ्स पढ़ी हुई है, अगर तो पढ़ी हुई होगी तो मेरी एक बात का जवाब दे दोगे। अगर मैं अपनी पावर को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्या मैं लेके जा सकता हूं? हो सकता है आप ऐसे बहुत से बच्चे बोले सर नहीं लेके आ सकते, बट अगर मैं आपको बताऊं कि आप लेके जा सकते हैं, यानी कि आपकी जो पावर में स्क्वायर आ रहा है, आप इसको अगर मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहूं इसको शिफ्ट कर सकता हूं, मगर ये पावर वहां पे डिवाइड की फॉर्म में फिर जाएगी, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं जाएगी। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं। मेरा बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेतहाशा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सारे के सारे आपके नर्सरी क्लास के और बेसिक क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये इंटर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, यकीन मानो। अगर तो इंटर वाले होते तो शायद मैं और क्लियर करवा देता। ये क्लास 5, क्लास 7, क्लास 8 वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो ट्यूशन वाली बाजियों ने तुम लोगों के बिगाड़ के रखे हुए हैं। भाई ये कभी भी पावर अगर आप इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो पावर जा सकती है। और ये पावर कैसे मूव ऑन करती है, पावर ऐसे मूव आउट करती है कि भाई ये पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाती है। यानी कि क्या फॉर्म हो जाएगा, AR j की पावर -1 और ये जब 2 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके ऊपर कैसे आएगा, हाफ की पावर में आ जाएगा। यानी कि पावर जो 2 थी इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और मुझे एक बात बताओ, क्या AR j-1 AR की पावर j-1 TJ नहीं होता? आई गेस आप बोलोगे सर होता है। ये AR j-1 क्या बन गया आपके पास, टर्म j तो बन गया। कि j टर्म और क्या होती है भाई, j टर्म और क्या होगी, AR j-1 होगा भाई। इक्वल टू के बाद ये XY के ऊपर क्या आ रहा है, हाफ, और हाफ क्या होता है, अंडर रूट। हाफ किसके बराबर होता है मेरा बेटा, अंडर रूट। आपको ये चीज तो प्रूफ करनी थी कि हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाई, आई गेस बिल्कुल प्रूफ करके बताई। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बेतहाशा थे तो आई गेस आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए दोबारा रिपीट करता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है JTH टर्म बराबर है किसके, रूट XY के। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर ने हमें 2 तरह की और टर्म्स दी। पहली टर्म जो हमें दी गई वो दी गई J प्लस KTH टर्म, वो बराबर थी x के, और दूसरी टर्म जो दी गई वो दी गई J माइनस KTH टर्म बराबर थी y के। तो भाई हमने सिंपल तरीके से पहले तो इन टर्म्स को ओपन कर दिया, यानी कि इनकी अब जनरल फॉर्म के अंदर क्या बन गई, AR j प्लस के -1 इक्वल टू x, दूसरी बन गई AR j माइनस के -1 इक्वल टू y। एंड देन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके पीछे लॉजिक क्या दिया, आपको चूंकि ऐसी टर्म प्रूव करनी है जिसके अंदर x और y आ रहा है और x और y मल्टीपल फॉर्म के अंदर आ रहा है कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में, हमने दोनों इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। उससे हुआ क्या, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से मैथ से बेसिक लॉ अप्लाई करा कि जब कभी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और अगर उनकी बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो भाई a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और r इंटू r क्या हो जाएगा, j प्लस के -1 प्लस का j माइनस के -1। जो टर्म्स कैंसिल आउट कैंसिल आउट कर दिया। सिंपल तरीके से पावर्स को बाहर शिफ्ट करा, पावर्स को बाहर निकाला, और जब एक सिंगल पावर आ गई तो मैंने कोशिश ये करी कि सिंगल पावर को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं। मैथ्स कहती है ये काम हो सकता है कि आप अगर सिंगल पावर को इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हो, मगर कैसे, जब कभी सिंगल पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में लिख दी जाएगी, वहां पे जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इस बात को और क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आप में से किसी को इशू आ रहा हो। एक्स स्क्वायर है आपके पास और यहाँ पे आपके पास वाई है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को वहां शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर हाफ। क्या बन जाएगा, वाई की पावर हाफ। या इसको आप और आसान तरीके से कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे अंडर रूट लिया है, बट अंडर रूट लेना यार आसान जबान में ऐसे समझ लो कि आपने इस पर्टिकुलर पावर को इक्वल टू के दूसरे शिफ्ट करा है। फॉर एग्जांपल आपके पास आई थी x क्यूब आ रहा है और यहाँ पे आपके पास मौजूद है z मौजूद है। मैं चाहता हूँ मेरे पास x की वैल्यू आ जाए तो मैं क्या करूंगा, क्यूब को वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। क्यूब को वहाँ शिफ्ट कैसे करूंगा, ये जो प्रॉपर 3 है, ये नंबर 3 पावर में आ रहा है, वहां पर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से पावर आपकी शिफ्ट होती है एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर। आई गेस अभी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने इस पावर को शिफ्ट कर दिया। अब जब मैंने पावर वहां पे शिफ्ट कर दी, यहाँ पे क्या बन गया, AR की पावर j-1 और AR की पावर j-1 किसके बराबर होगा,
जे टर्म के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या बन गया, हाफ एक्स वाई, हाफ यानी कि अंडर पावर में जब हाफ आ रहा हो तो पावर में हाफ क्या मतलब है, अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने पर्टिकुलरली सॉल्व करा। आई गेस ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस जरूर है, बट आपके कॉन्सेप्ट मैंने इतने क्लियर जरूर कर दिए होंगे, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो हमने बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जीपी के जनरल टर्म वाले तमाम बेसिक क्वेश्चंस को देख लिया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को सॉल्व करेंगे। मैं माजरत चाहूंगा अगर ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया बेटा, उसके पीछे रीजन क्या थी। अगर मैं आपको बहुत डिटेल में लेक्चर समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको बहुत डिटेल के कोई कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यार मेरी तरफ से थोड़ी सी तो मुझे मार्जिन दो, या माजरत मैं करूंगा कि भाई लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से पूरी सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा सा लंबा करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा दे रहा हूँ, तो उसके पीछे रीजन क्या है। क्लास के अंदर एक एवरेज बच्चा भी होता है, एक अच्छा बच्चा भी होता है। अच्छा बच्चा तो किसी भी टीचर से सीख लेता है, मगर एक एवरेज बच्चा कभी भी किसी भी नई टीचर से सीख नहीं सकता, या किसी हर टीचर से सीख नहीं सकता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एवरेज बच्चा भी पढ़ लिख जाए या मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ ले। तो इसीलिए मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभार, या मेरे बात करने का अंदाज, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो बस इसी बात पे वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा। आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा कि जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ, काइंडली 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 उनके पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।